हाय फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे विजयनगर की राजनीतिक व्यवस्था। विजयनगर की राजनीतिक व्यवस्था, नगर की व्यवस्था, प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि सबसे पहले जो विजयनगर का साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, उसका जो शासक है, शासक को क्या कहा जाता है? शासक सर्वोच्च है। अब इसको राय का, शासक को राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय। और जो विजयनगर के जो शासक है, विजयनगर के शासक है दिग्विजय। दिग्विजय की उपाधि ग्रहण करते थे, धारण करते थे। लिख लो, धारण करते थे। ठीक है, दिग्विजय की उपाधि धारण करते थे। विजयनगर के शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? वो धारण करते थे दिग्विजय की उपाधि धारण करते थे। और इसके जो विजयनगर यहां पर है अपना, बार बार ना निकला पड़े, विजयनगर के शासक विरूपाक्ष, देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। जो विरूपाक्ष जो देवता है उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, क्योंकि कृष्णा के जो दक्षिण की जो भूमि है, वो हमने बात की थी, कृष्णा के जो दक्षिण की भूमि है वो पूरी भूमि विरूपाक्ष देवता की मानी जाती है। सभी राज्य देशों पर, सभी राज्य आदेशों पर कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष अंकित होता था। ठीक है ना, ये देख लेना, अंकित होता था। ठीक है ना। राज्य आदेशों पर क्या अंकित होता था? श्री विरूपाक्ष। विरूपाक्ष देवता के प्रतिनिधि थे, तो उसी का नाम, जैसे इनके आदेशों पर जो खलीफा का नाम अंकित होता है, क्योंकि ये खलीफा के प्रतिनिधि हैं दिल्ली सल्तनत के, ये विरूपाक्ष देवता के अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रशासन है, प्रशासन कौटिल्य के, जो विजयनगर का प्रशासन, विजयनगर का प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग, जो सप्तांग सिद्धांत है, कौन सा? सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। जो सप्तांग सिद्धांत है, जिसमें मतलब सप्तांग का मतलब होता है 7 अंग, राज्य के प्रमुख 7 अंग, राज्य के प्रमुख 7 अंग, राज्य के प्रमुख 7 अंग, जिसमें राजा की मंत्री परिषद है, धन है, मित्र है, सेना है, ये सारे चीज़ें सप्तांग में, ये सारे ये भी इनको इम्पोर्टेंट मानते थे। ठीक है, उसके पश्चात ये राय होता है, शासक को राय, राजा को राय कहा जाता था, और ये उनके मोटे मोटे वाक्य हैं।
इसके पश्चात राय के बाद जिसका स्थान आता था वो आता था युवराज का। राय के बाद, शासक के बाद कौन आता था? युवराज। युवराज राजा अपने जीवित रहते ही, राजा अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेता था। ठीक है, वो कौन होता था? युवराज। राजा के बाद इसका जो स्थान आता था, राजा के पश्चात ये पद आता था। राजा के पश्चात यह पद आता था। यह पद किसके पश्चात आता था? राजा के पद यह बाद यह पद आता था। ये चीज आपको ध्यान में रखना कि विजयनगर के प्रशासन में राजा के बाद कौन सा पद आता था? तो युवराज का पद उसमें आता था। और युवराज का जो राज्याभिषेक होता था, युवराज के राज्याभिषेक संस्कार को क्या कहा? यही पूछ लेंगे वो क्या कहा जाता था? राज्याभिषेक संस्कार को क्या कहा जाता था? पट्टाभिषेक किसे कहा जाता था? जब युवराज का अभिषेक किया जाता था, कि उसको तिलक किया जाता था कि ये युवराज चुन लिया गया। तो पट्टाभिषेक क्या था? युवराज का जो चुनाव है उसका सिलेक्शन फाइनल करना। ठीक है, ये था। अब युवराज के पश्चात जो आता है, युवराज के पश्चात केंद्रीय जो प्रशासन था, उसमें 3 प्रकार की संस्थाएं थी। केंद्रीय जो प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन में 3 प्रमुख संस्थाएं थी। ठीक है ना, 3 प्रमुख संस्थाएं थी, जिसमें एक राज परिषद, पहले ही राज परिषद होती थी। जो पहले नंबर पे कौन सी होती थी? राज परिषद। जिस परिषद का जो कार्य था वो इसकी सलाह से ही राजा द्वारा से ही राय मतलब राजा द्वारा राज के आदेश जारी किए जाते थे। राज के आदेश जारी किए जाते थे। राजा के जो राजा के चयन में इस परिषद की मुख्य भूमिका होती थी। ठीक है, राजा के चयन में इस परिषद की मुख्य भूमिका होती थी। इसके बाद एक सामान्य परिषद होती थी, और इसका कोई ज़्यादा काम का वो नहीं था, लेकिन 1, 2 और एक थी मंत्री परिषद, तीसरी थी मंत्री परिषद। ये प्रमुख है। मंत्री परिषद से क्वेश्चन आता है। मंत्री परिषद है जो, उसमें क्या है, इसकी प्रशासन जो संचालन में मुख्य भूमिका। ठीक है, इसकी प्रशासन संचालन में मुख्य भूमिका होती थी। और जो मंत्री परिषद है उसमें जो सदस्य हैं, उसमें वो सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? सदस्यों की संख्या होती थी 20। ठीक है, मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 20। उनकी सदस्यों की जो
उम्र है वो 50 से लेकर 70 वर्ष और स्वस्थ होने चाहिए। 50 से लेकर 70 वर्ष मतलब सीनियर लोगों को रखा जाता था, युवा लोगों को नहीं रखा जाता था। उसके पश्चात इसका जो जहाँ पर मंत्री परिषद लगती थी, लगने का स्थान ये क्वेश्चन आया है कई बार। वो लगने का स्थान उसको कहा जाता था वेंकट विलास मंडप। वेंकट विलास मंडप, वेंकट विलास मंडप इसको कहा जाता था, जहां पर क्या लगता था, जहां पर लगता था मंत्री परिषद लगती थी, मंत्री परिषद जहां पर बैठती थी। और इसके सदस्यों को, इसके मंत्री परिषद, इसके सदस्यों को प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। महाप्रधानी कहा जाता था। प्रधानी जो इसके मंत्री परिषद के सदस्य थे उनको प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। ये चीज़ आपने ध्यान रखना। और जो इसका अध्यक्ष है, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है, सभा नायक कहलाता था। सभा नायक, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो सभा नायक कहलाता था। अब इसके पश्चात एक सचिवालय, सेक्रेटेरियन का, वो सचिवालय का रोल था। सेक्रेटरीट भी होता था, जैसे दिल्ली में आपने सेक्रेटेरियन सुना होगा, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है। सचिव केंद्र में, जो केंद्र में क्या होता था, एक सचिवालय होता था। सचिवालय केंद्र में क्या होता था, वो होता था सचिवालय, जिसका उल्लेख नुनीज व, जिसका उल्लेख, सचिवालय का उल्लेख किसने किया है, नुनीज ने वह अब्दुल रजाक। अब जो अब्दुल रजाक है, अब्दुल रजाक ने किया है। सचिवालय का जो उल्लेख है, सचिवालय का उल्लेख किसने किया है, वो अब्दुल रजाक और नुनीज ने किया है। और अब्दुल रजाक ने क्या कहा है सचिवालय को, अब्दुल रजाक ने सचिवालय के लिए दीवान खाना भवन शब्द यूज किया है, शब्द प्रयोग किया है। दीवान खाना भवन क्या था, ये सचिवालय को अब्दुल रजाक ने कहा है। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो दीवान खाना भवन है ये क्या था, ये था सचिवालय। ठीक है। और यह जो इमारत है एक भव्य इमारत थी, जो 40 खंभों की इमारत, 40 खंभों वाली भव्य इमारत। ये करते हैं कि इसमें 40 खंभे वाली एक भव्य इमारत ये थी। और इसमें क्या है, जो सचिवालय का जो प्रमुख होता था, सचिवालय का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, सचिवालय के प्रमुख को कर्णिक रायसम कहा जाता है। सचिवालय के प्रमुख को वो कहा जाता था कर्णिक रायसम। कर्णिक रायसम कौन होता था, सचिवालय का प्रमुख। सचिवालय के प्रमुख को कर्णिक रायसम कहा जाता था। और इसके बाद सचिव को रायसम कहा जाता था। जो इसका जो सचिव होता था सचिवालय का, सचिव को केवल रायसम कहा जाता था, सचिव रायसम कहलाता था। उसके पश्चात लेखाकार को कर्णिक कहा जाता था, लेखाकार को कर्णिक कहा जाता था। उसके बाद पश्चात जो गृह कार्य देखता था, गृह मंत्री जिसको कहते हैं, राजनाथ सिंह गृह मंत्री होता था, उसको उसके लिए जो शब्द यूज किया वो होता था माननीय प्रधान।
जो घरेलू मामले देखता था। उसके पश्चात है लिपिक वो सेनबोर जो लिपिक है वो क्या कहलाता था, वो सेनबोर। और उसके पश्चात क्या होता था, कार्यकर्ता या मुद्राकर्ता। जो वो क्या कौन होता था, जो राजकीय मुद्रा जारी करता था, राजकीय मुद्रा जारी करने वाला, ये मुद्रा जारी करने वाला, राजकीय मुद्रा जारी करने वाला कौन होता था, वो होता था हमारा कार्यकर्ता, मुद्राकर्ता, जो राजकीय मुद्रा जारी करता था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सेना का जो नायक होता था, सेना का नायक, उसको दंड नायक कहा गया था। नायक, सेना के नायक को दंड नायक कहा जाता था। और जो विभाग होते थे, विभाग को क्या कहा जाता था, उसको नियोग, विभाग को नियोग कहा जाता था। विभाग को क्या है, उसको नियोग कहा जाता था। इसके पश्चात हमारा इसमें ये चीज़ें हैं कि एक एक के बाद आपको इनमें से ही वो वर्ड पूछता है, क्योंकि हम इनके नाम, शासक के नाम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमें, ये चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगती। जो अब राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था। राज्य को जो विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था, पूरा जो साम्राज्य था वो प्रांत, जो मंडलम में बांटा हुआ था, मंडलम में, जिसको मंडलम को राज्य या चावड़ी, एक शब्द मिलता है चावड़ी, में बांटा गया था। ठीक है, राज्य की जो पूरा साम्राज्य है वो प्रांत मतलब या मंडलम में बंटा हुआ था। और जो मंडलम का जो प्रमुख होता था, ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, वो मंडलम होते थे, मंडल होते थे। और इसका जो प्रमुख होता था, इसका प्रमुख, मंडल का प्रमुख नायक होता था। कौन होता था, नायक, जो अक्सर राजा के पुत्र या राजा के रिलेटिव ये होते थे। उसके बाद जो नायक है वो किसकी उपाधि धारण करते थे, नायक उदयर, जो नायक है जो उदयर की उपाधि धारण करते थे। अब हमने पढ़ा कि राजा तो दिग्विजय की उपाधि धारण करते थे, जो नायक हैं वो उदयर की उपाधि धारण करते थे। और ये माना जाता है कि कृष्णदेव राय के समय सर्वाधिक मंडल थे। सर्वाधिक मंडल कृष्णदेव राय के समय थे। डोमिगो पायस जो है, डोमिगो पायस ने मंडलों की संख्या उस समय 200 बताई है, 200 बताई। ठीक है, लेकिन डोमिगो पायस ने 200 बताई है कि कृष्णदेव राय के समय में 200 मंडल थे। लेकिन एच कृष्ण शास्त्री मंडलों की संख्या 6 बताता है। मंडलों की संख्या कितनी बताता है, 6। मंडलों की संख्या बताता है 6 कि इस समय 6 मंडल थे। ठीक है, और जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो क्षेत्र था, कर्नाटक में जो प्रांत या मंडल को क्या कहा जाता था, उसको पिथिक कहा जाता था। पिथिक, कर्नाटक में
में मंडल के लिए क्या यूज किया जाता था, प्रांत के लिए पिथिक यूज किया जाता था, पिथिक यूज किया जाता, पिथिक प्रयोग किया जाता था। ये चीज़ भी वो अक्सर कई बार पूछ लेता है। अब इसके आगे की जो इकाई है मंडलम, ठीक है। अब यहाँ अब मंडलम को जो बांटा गया था उसको कोट्टम और वलनाडु में बांटा गया था, और इसको कोट्टम भी इसकी समानांतर, कोट्टम ये भी समानांतर इकाई है। कोट्टम और वलनाडु समानांतर इकाई थी। मंडलों को ही वलनाडु या कोट्टम में बांटा गया था। और इसके पश्चात जो इसको वलनाडु को नाडु में बांटा गया था, नाडु को, और नाडु का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था नातवर का प्रमुख क्या नातवर कहलाता था, नातवर जो इसकी प्रशासन की वो करता था। और नाडु है जो नाडु को मेलग्राम में बांटा जाता था। ये इकाई एक बार एग्जाम में आई थी कि कैसे मेलग्राम 50 ग्रामों का समूह होता था, का समूह, मेलग्राम होता था 50 ग्रामों का समूह, ठीक है। मेलग्राम था 50 ग्रामों का समूह, और जो मेलग्राम हैं उनको उर मतलब या ग्राम में बांटा गया था, ठीक है। मेलग्राम है जो वो उर या ग्रामों में बांटा गया था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो उर या ग्राम मानी जाती थी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि उर या ग्राम कौन सी इकाई होती, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह उर या ग्राम थी। इसके पश्चात जो आगे आती है, जो पूरा साम्राज्य की जो भूमि थी, भूमि का अब आता है, क्योंकि राज्य भूमि के ऊपर ही टिका हुआ था। जो भूमि है वो तीन मुख्यतः जो बांटी हुई थी, भंडारवाद जो भूमि थी वो सीधी राज्य की भूमि होती थी। इसको जैसे खालसा भूमि होती थी, ये भी खालसा भूमि की राजकीय भूमि, ये राजकीय भूमि मतलब जहाँ से राज्य को सीधी आय होती थी, राज्य को सीधी आय होती थी। राज्य को सीधी आय कहाँ से होती थी, वो भंडारवाद से सीधी आय होती थी। और इसके जो पश्चात है वो ये है कि अगली जो भूमि थी वो थी अमरम। जो भूमि वेतन के बदले दी गई थी। भूमि प्राप्त करने वाले को भूमि प्राप्त करने वाले को अमरनायक कहा जाता था। जो भूमि प्राप्त करता था उसको अमरनायक कहा जाता था। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये अमरनायक क्या होते थे, ये भू सामंत होते थे, भू सामंत। अमरनायक क्या है, एक प्रकार के ये भू सामंत होते थे। और प्रमुख से सैन्य अधिकारी, है ना, इनको सेना, ये एकता प्रथा की तरह थी, एकता भूमि की तरह उससे ज्यादा अधिकारी इसमें मिलते थे, एकता भूमि की तरह थी। और जो अमरनायकों की जो सर्वाधिक जो नियुक्ति है वो तमिलनाडु से हुई थी। अमरनायकों की सर्वाधिक नियुक्ति तमिलनाडु से हुई थी, तमिलनाडु से, ठीक है ना। अमरनायकों की जो सर्वाधिक नियुक्ति है वो तमिलनाडु से मानी जाती है।
और इसके बाद अगली जो भूमि थी वो मान्य भूमि थी। वो क्या थी? मान्य भूमि। जो मान्य भूमि थी ये जो बिना, इसको क्या कहते हैं, भूमि दान स्वरूप दी जाती थी, दान स्वरूप दी जाती थी। ठीक है, दान स्वरूप दी जाती थी। इसके लिए इसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मोदय, ब्रह्मोदय जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्रह्मोदय क्या होती थी? ब्रह्मोदय होती थी जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी। और उसको देवदेय, इसको भूमि का दूसरा नाम था देवदेय। और इसको दूसरा था मठापुर, जो मतलब मठों को, मठापुर, मठों को दान की गई, मठों को दान की गई। मतलब ये सारी भूमि दान दी जाती थी। उसके पश्चात मंदिरों को दान की जाती थी। ये इस तरह की भूमि होती थी। और एक भूमि होती थी रक्त कोडगे। ये क्वेश्चन आया है एक बार, रक्त कोडगे, ये जो भूमि थी, ये क्वेश्चन एक बार आया है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। रक्त कोडगे भूमि क्या होती थी? युद्ध में बहादुरी दिखाने वाले, युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले जिनका जो उस दौरान शहीद हो जाते थे, ठीक, उनके परिवारों को मिलती थी, उनके परिवारों को मिलती थी। युद्ध में बहादुरी दिखाने स्वरूप, और उस समय की अगर वो शहीद हो जाते थे तो रक्त कोडगे भूमि उनको दी जाती थी, जो क्या होती थी? कर मुक्त होती थी, कर मुक्त भूमि होती थी, कर मुक्त भूमि होती थी। ये ध्यान में रक्त कोडगे, ये मुख्य रूप से वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक अमरम व्यवस्था थी, एक व्यवस्था और थी वहाँ पर, आयंगर व्यवस्था। आयंगर जो व्यवस्था है, ये क्वेश्चन बहुत, ये क्या थी ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या थी कि ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए, ग्रामीण को चलाने के लिए क्या होता था? 12 लोगों का एक समूह होता था, लोगों का एक समूह, ठीक है ना। एक ही समूह होता था, 12 लोग इसमें होते थे। आयंगर की संख्या कितनी होती थी एक गांव में? ये 12 लोगों की एक समूह होता था। इसके जो आयंगर व्यवस्था में जो ये लोग थे, ये पद वंशानुगत होते हैं, ये पद वंशानुगत होते थे। ग्राम में ये पद हैं, जो 12 पद, ये वंशानुगत होते थे। ये पद बेचे जा सकते थे, ठीक है। इनको, ये ऐसे पद थे जो पद व्यक्ति अपने पद बेच भी सकता था, ये पद बेचे जा सकते थे। दूसरा इसमें क्या है कि वेतन के बदले में कर मुक्त भूमि मिलती थी। इन आयंगारों को वेतन के बदले कर मुक्त भूमि मिलती थी, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे मान्य कहा जाता था, मान्य कहा जाता था।
जिसे क्या कहा जाता था, जिसे मान्य कहा जाता था। ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद ये आयंगर व्यवस्था थी। आयंगर व्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल है, लेकिन उसे ये ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए 12 लोगों का एक समूह था, जो पद वंशानुगत होते थे और ये पद बेचे जा सकते थे। और वेतन के इनको जो अगर इसके बदले में इनको वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, इसे मान्य भूमि कहा जाता था, क्योंकि ये कर मुक्त भूमि थी। मान्य भूमि क्या थी? कर मुक्त भूमि। ठीक है। अगला जो चौकीदार को टल्स कहा जाता था। चौकीदार है जो, चौकीदार के लिए टल्स। चौकीदार को क्या कहा जाता है? टल्स। चौकीदार को टल्स कहा जाता था। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ये गांव की जो क्या करते थे, गांव की रात को जो चौकीदार क्या होता था, पहले पुलिस के एक मददगार के रूप में कार्य करते थे। अगर हम राजस्व प्रशासन को देखें कि विजयनगर को इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको राजस्व प्रशासन, उसका राजस्व प्रशासन क्या सिस्टम था? राजस्व प्रशासन राज्य की आय का जो बड़ा साधन था, राज्य की आय का जो प्रमुख साधन था, वो क्या था? प्रमुख साधन क्या था? वो होता था शिष्ट क्या था? भूकर। शिष्ट किसे कहा जाता था? विजयनगर में शिष्ट क्या था? वो था भूकर। विजयनगर में जो शिष्ट था वो माना जाता था भूकर। इसमें क्या है कि जो नुनीज के अनुसार, नुनीज क्या कहता है? अनुसार कुल उपज का 1/10 कर के रूप में लिया जाता था। जैसे देखो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन जो खिलजी है वो कितना लेता है? 1/2। और ज़्यादातर 1/3 लेते हैं। हिंदुओं में 1/6 लिया जाता है और विजयनगर में 1/10 लेते हैं। ये इस तरह का कर व्यवस्था का सिस्टम होता है, जो कुल उपज होती है उसके ऊपर लगता है। ठीक है। भूमि पर कर नहीं लगता था, उपज के ऊपर कर लगता था। ये चीज़ आपने ध्यान में देनी है। नुनीज कहता है कि जो विजयनगर है उसमें 1/10 कर लिया जाता था। इसके पश्चात जो भूमि है उसको मुख्य रूप से कर लगाने के लिए 4 भागों में बांटा गया था। कर लगाने के लिए मतलब भूमि है 4 प्रकार के लिए भूमि को 4 भागों में बांटा गया था मुख्य। वो कैसी भूमि देख तो होती थी? भीगी भूमि, मतलब भीगी जो भूमि होती थी, भीगी जमीन जिसको कह सकते हैं भीगी जमीन, ये होती थी जहां पर सिंचाई के साधन हों, सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, जहां पर, ठीक है, जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध होते थे वो क्या होती थी? वो होती थी भीगी भूमि। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है सूखी भूमि। सूखी भूमि क्या थी? इसका जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध ना हो, ठीक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध ना हो, ये बिल्कुल। उसके पश्चात एक बाग जहां पर लगाए जाते थे, बाग जहां पर उद्यान या बाग लगाए जाते थे, गए हों। और जो चौथी भूमि है 1, 2, 3 और जो चौथी भूमि है वो थी जंगल भूमि। वो देखा जाता था कि जिसको अमर नायक को जो भूमि दी गई है उसको कितने प्रतिशत भूमि
भीगी भूमि है उसके पास कितने प्रतिशत, सूखी भूमि है कितने प्रतिशत, बाग भूमि है और कितने प्रतिशत उसके पास जंगल भूमि है, सारी का टोटल करके उसके अनुसार उसके ऊपर कर लगाया जाता था। ये चीज उसमें होती थी। ठीक है, उसमें आगे चलकर होता क्या है कि जो राजस्व है, एक और क्वेश्चन एक बार आया था कि जो वेश्याओं पर जो कर लगता था, वेश्याओं पर कर लगता था उससे पुलिस विभाग का खर्चा चलता था। पुलिस विभाग का खर्च चलता था। जो वेश्याओं से जो कर लिया जाता था उस पर क्या होता था, उससे पुलिस विभाग का खर्च चलता था। इसके बाद विवाह कर एक लिया जाता था, विवाह कर लिया जाता था। ठीक है, ये भी एक राज्य की आय का साधन था। कृष्णदेवराय ने इसे माफ कर दिया था, कृष्णदेवराय ने हटाया। ठीक है, इसके बाद जो विधवा विवाह है उस पर विवाह कर नहीं लगता था, विवाह कर नहीं लगता था। जो विधवा विवाह होते थे उनके ऊपर ये विवाह कर नहीं लगता था। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगला जो क्वेश्चन आता है यहाँ से वो आता है मुद्रा व्यवस्था के बारे में। इसमें राजस्व में देख लें मुद्रा व्यवस्था। जो मुद्रा व्यवस्था का क्वेश्चन है वो कई बार आया है। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मुद्रा थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का, जो प्रसिद्ध सिक्का है वो वराह था। वराह, सवर्ण का वराह, सवर्ण सिक्का था ये, सवर्ण का वराह। ठीक है ना, ये वराह सिक्का था इनका, सवर्ण का सबसे प्रमुख सिक्का था वराह। और इसको जो विदेशियों ने, उसके बाद इसका जो वजन था वो 52 ग्रेन था। वजन कितना था इसका? 52 ग्रेन। इसका जो वजन है वो 52 ग्रेन था। इसके पश्चात विदेशियों ने इसे, विदेशी क्या कहते हैं इसके, विदेशियों ने इसे, जो विदेशी हैं उसके लिए क्या कहते हैं इसको, हूण, प्रदोष क्या कहते हैं? एक तो हूण कहते हैं, प्रदोष कहते हैं। हूण, प्रदोष, पैगोड़ा या पैगोड़ा कहा है, या पैगोड़ा। कितने विदेशियों ने इसको क्या कहा है? हूण कहा है, प्रदोष कहा है, पैगोड़ा कहा है। ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। चांदी का जो सिक्का होता था कि सिक्के को क्या कहा जाता है? तार कहा जाता था। चांदी का जो सिक्का है वो तार कहलाता था। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। चांदी का सिक्का क्या कहा जाता था? तार। ये चीज सोने का सिक्का है वरा, और जो चांदी का जो सिक्का है उसको तार कहा जाता था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और एक वरा के जो इनका जो अनुपात होता था, एक वरा जो है वो 60 तार के बराबर होता था, एक वरा है जो वो 60 तार के बराबर होता है। 60 तार उसके इनका अनुपात होता था कि एक वरा में 60 तार शामिल होते थे। ये चीज आपने ध्यान में रखना। और जो इनका सिक्का है वरा, उसके ऊपर क्या है कि गरुड़ का निशान होता था, गरुड़ का चित्र। वरा, इसके ऊपर वरा के ऊपर क्या होता था? गरुड़ का चित्र अंकित होता था, चित्र अंकित होता था। गरुड़ का चित्र अंकित होता था। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात सदाशिव राय ने सिक्कों पर, सदाशिव राय के जो सिक्के हैं,
सदाशिव राय कौन है? तुल्लो वंश का शासक है ये। सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृतियां हैं। लक्ष्मी नारायण की आकृति अंकित है। ये है लक्ष्मी नारायण की आकृति, इसके ऊपर अंकित है। किसके ऊपर? जो सदाशिव राय के सिक्के हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर कुछ और पॉइंट्स की हम बात करें इसके अंदर, अगर इसमें एक शब्द और है गणपेदर। गणपेदर ये क्या था? ये इसके बारे में क्वेश्चन आया है स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। गणपेदर क्या होते थे कि पैर में धारण किया जाने वाला कड़ा, पैर में धारण किया जाने वाला कड़ा, एक पैर में धारण किया जाने वाला कड़ा था, जो युद्ध में वीरता, जो युद्ध में वीरता दिखाने का प्रतीक माना जाता था, युद्ध में वीरता दिखाने का, कि वही व्यक्ति इस कड़े को, गणपेद्र को पैर में डालता था जो युद्ध में वीरता दिखाता था। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये कौन इस कड़े को डालता था? वो डालता था जो युद्ध में वीरता दिखाते थे। ठीक है। और इसका अगला एक और पॉइंट है जो कृष्णदेव राय शतरंज का प्रेमी था। कृष्णदेव राय है वो शतरंज का प्रेमी था। उसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य है, जो साम्राज्य है उसमें जो कौन सी लिपि यूज होती थी वो उसको होते थे नंदी नागडी, जो नंदिना गढ़ी लिपि यूज होती थी, लिपि प्रयोग होती थी। ठीक है, नंदिना गढ़ी लिपि प्रयोग होती थी। उसके पश्चात विद्यारण्य जो इनके गुरु थे हरिहर के, और विद्यारण्य ने क्या किया था? विद्यारण्य ने संगीत सार पुस्तक लिखी। विद्यारण्य ने क्या किया? उसने संगीत सार एक पुस्तक लिखी। ये विजयनगर का वो था। अब विजयनगर के समय में जो विदेशी आए हैं उनसे भी अक्सर क्वेश्चन आता है। विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी आए उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विजयनगर की यात्रा पे आए विदेशी। ठीक है, विजयनगर की यात्रा पर आए विदेशी यात्री। कौन सा यात्री कब आया वो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। 1420 में निकोलो कोंटी आया। 1420 निकोलो कोंटी कौन था? वो था इटली का व्यक्ति था, इटली का यात्री। देवराय प्रथम के समय आया। देवराय प्रथम के समय भारत आया। निकोलो कोंटी कब आया? 1420 में आया। इटली का यात्री था। देवराय प्रथम कहाँ का था ये भी ध्यान में रखना। किसके समय कौन शासक था उस समय वो भी ध्यान में रखना है। तो देवराय प्रथम यहाँ का उस समय शासक था। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इसने
जो देवराय प्रथम, इसके समय इसने लिखा है कि दासों के, इसी कहता है कि दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेशवग कहा जाता था। वेशवग क्या था? वेशवग था दासों का क्रय विक्रय। और उसके बाद 1443, ठीक है, 1443 में जो व्यक्ति आया वो आया अब्दुल रजाक। दुर रज्जाक 1443 में आया। यहाँ पर ये फारस का था, शाहरुख का राजदूत, ठीक है, शाहरुख का राजदूत था ये। और देवराय द्वितीय के समय आया, ठीक है, देवराय द्वितीय इंडिया का शासक था। और ये क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहें बताता है, 300 बंदरगाहें बताता है, जिसमें कालीकट प्रमुख था। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना, कितने बंदरगाह बताता है? 300 बताता है, और जिसमें कालीकट प्रमुख था। इसके पश्चात जो आया वो आया बारबोसा। जो आया, जो बारबोसा था वो कृष्णदेवराय, ये पुर्तगाली था, और कृष्णदेवराय के समय भारत आया, ठीक है ना। इसका जो समय था वो 1500 से लेकर 1516 तक, 1500 से लेकर 1516 तक इसका समय था। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी कि ये किस समय भारत आया? वो आया 1500 से 1516 के बीच में भारत आया। और इसने लिखा है, बारबोसा ने लिखा कि दक्षिण भारत के समुद्री जहाज मालदीव में बनते हैं। कहाँ पर लिखा? मालदीव में बनते हैं, ये इसने बारबोसा ने लिखा है। अगला व्यक्ति आया नुनीज, ठीक है। जो नुनीज आया वो, उसका जो समय था वो आया 1535 से 37 AD। इसमें अच्युत देवराय था, अच्युत देवराय के समय भारत आया। और इसने, यह एक तो कौन था? ये पुर्तगाली था ये भी। और विजयनगर के बारे में काफ़ी ये व्यक्ति लिखता है। उसके बाद है सीजर फेडरिक कब आया भारत? 1670 में आया, 67 में, ये आया 1567 में, सॉरी 1567 में आया। तालीकोट के युद्ध के तुरंत बाद, ठीक है ना, तालीकोट के युद्ध के तुरंत बाद ये व्यक्ति आता है। और इसने जो वर्णन किया है विजयनगर, क्या किया कि विजयनगर के पतन का वर्णन किया है, ठीक है। तो आज का हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने अब विजयनगर को खत्म किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे मुगल साम्राज्य के साथ। थैंक यू।